तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, है ना। ये मैकेनिक्स का यहाँ से एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है ना। अभी तक जो आप मैकेनिक्स सीख रहे थे, कहीं ना कहीं से वो वो पार्टिकल डायनामिक्स था, है ना। आपको मैंने कहा था कि कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है पर उसको एक पार्टिकल की तरह मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एक पार्टिकल डायनामिक्स की स्टडी कर रहे थे। अभी जो आप सीखोगे यहाँ से वो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि मतलब एक पार्टिकल की जगह पार्टिकल्स का सिस्टम हो, बॉडी हो, तो उसके मोशन को कैसे डील किया जाता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मतलब अगर एक पार्टिकल की जगह एक बॉडी के डायनेमिक्स की स्टडी की जाए, खासकर वो रोटेट हो रहा हो या वो चल रहा हो, चलो रोटेट दोनों हो रहा हो, तो उसके बारे में कैसे स्टडी करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर। अभी अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे कि अगर पार्टिकल की जगह पार्टिकल्स का सिस्टम हो तो उसके लिए इक्वेशंस क्या लिखते हैं, क्या चीजें आती हैं, क्या मान के लिखते हैं, इन चीजों के बारे में कुछ बात होगी। और फिर इसी का एक लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट तो नहीं है, वो एक्चुअली मोमेंटम के पार्ट का यूज है, दैट इज कोलिजन। वो अपन लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन सीखेंगे कुछ टाइम तक सेंटर ऑफ मास के बारे में, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, और इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। सेंटर ऑफ मास की एक बेसिक सी फील मैंने आपको दी थी जब मैंने आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाई थी। याद करो सब लोग कि मैंने एक रॉड, वर्टिकल रॉड रख दी थी, और मैंने आपसे अपन एक चीज ऑब्जर्व की थी, आप सबको याद हो तो, कि मैंने इंटीग्रेट करके एक रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। मैंने एक रॉड को बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में माना था, और मैंने कहा था कि ये अगर एक वर्टिकल रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, मैंने इंटीग्रेट करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। बॉटम से कोई पार्टिकल माना था x हाइट पे, dx लेंथ का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, और फिर पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट की थी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी U इज इक्वल टू mgl/2। रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, mgl/2। तो फिर अपन ने देखा था कि ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर पे हो, है ना। ये पूरा का पूरा मास कहाँ हो, इसके सेंटर पे हो, और इसके सेंटर की हाइट यहां से कितनी थी, l/2, है ना। तो मैंने कहा था कि इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सोच करके, mg हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो ये क्या हुआ, मतलब मैंने पूरे रॉड को, एक पूरी बॉडी को एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर दिया। जो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ था, इसके सेंटर पे। जो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ था, इसके सेंटर पे। पूरे रॉड का इफेक्टिव बिहेवियर ऐसा था जैसे कि पूरे रॉड का मास कहाँ रखा हुआ है, l/2 हाइट पे। भाई मैं अगर आपसे रॉड के बदले कहता कि आपके पास m मास का एक पार्टिकल है जो l/2 हाइट पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, mgl/2। तो उस एक पार्टिकल की जगह ये रॉड है, तो हमने ऐसा मान लिया है, सोच के देखो रिजल्ट ऐसा आ रहा है जैसे कि पूरे रॉड का मास कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ मास एक्चुअली। अब ये होता क्या ये हमेशा सेंटर ही होता है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या ये हमेशा बॉडी का सेंटर होगा, क्या है ये, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास, COM लिख रहा हूँ, COM इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज an imaginary point. Center of mass is an imaginary point. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, कि अपन रॉड को काट के निकालेंगे तो अंदर से कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिलेगा जहां पूरा मास होगा, है ना। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर all the mass where all the mass of the particle can be assumed. Center of mass is an imaginary point where all the mass of the particle, sorry, of the body, where all the mass of the body can be assumed. But ये हमेशा नहीं है, mostly,
नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते वो आगे सीखेंगे, है ना। कुछ केसेस में ऐसे आगे लूंगा जहां पे पूरे मास को आप सेंटर ऑफ मास पे मान के आंसर सही नहीं ला पाओगे, वो बताऊंगा आगे चल के। अभी बस मान लो कि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर all the mass of the body can be assumed for solving the problem, for solving the problem। क्या बताया मैंने? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी assumed फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं मान सकते इस पॉइंट पे पूरे मास को। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा मान लेंगे। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, है ना। क्या हम एक बॉडी के मास को हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं? मोस्टली मान सकते हैं, अभी अपन मानेंगे भी, बट आगे जाके अपन कुछ जगहों पे देखेंगे ऐसा नहीं भी मान सकते, है ना। डिपेंड करता है, देखेंगे। ठीक। इट मे lie on the body or outside the body। it may lie on the body मतलब within its boundary और outside the body। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। it may lie on the body, that is within its boundary और outside the body मतलब outside boundary। साथ साथ लिखते चलिए, outside its boundary, है ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी assumed, mostly not always, for solving the problem। it may lie on the body or outside the body। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, आप एक रॉड को फेंकते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी रॉड है आपके पास, आप इसको हवा में फेंकते हैं, तो इसकी मोशन आपको कुछ ऐसी ही दिखती है, ध्यान है क्या? ये घूमती हुई भी जाएगी, चलती हुई भी जाएगी, मानते हो क्या? एक रॉड को अगर मैं अपने पास में पेन हो, कोई मार्कर, इसको मैं हवा में फेंकूं तो कुछ अजीब सी, इरेगुलर सी, रैंडम सी मोशन होती है। बोलो, मानते ना सब लोग? ठीक। बट वैसे तो ये बहुत इजीली नहीं दिखता, बट आप कभी अगर बहुत ध्यान से देखो ना, तो इस रॉड का जो सेंटर होता है वो परफेक्टली पैराबोलिक पाथ पे जाता है। इस रॉड का जो सेंटर होता है वो परफेक्टली पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है ना। मतलब मैं अगर इस पूरे रॉड को उसके सेंटर से रिप्रेजेंट करूं, विच इज सेंटर ऑफ मास, मैंने अभी सीख लिया ना, पूरे रॉड के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। तो अगर मैं उसके पूरे रॉड के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे मानूं तो वो एक्चुअली प्योर पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है। जैसा कि अपन मान लो एक पार्टिकल को फेंकते, है ना, तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता, वैसे ही रॉड के सेंटर का भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और यहाँ। ठीक है। तो ये पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर एक बॉडी मूव कर रही है या बॉडी ट्रांसलेट मतलब चलना, एक पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज representative point, it is representative point for translatory motion of a body। एक बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है, मतलब मुझे अगर बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को दिखानी है, और ट्रांसलेटरी मोशन किन चीजों से गवर्न होता है? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो उसको किसके मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर ऑफ मास की मोशन से। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन पॉइंट फॉर ट्रांसलेटरी मोशन और वेलोसिटी। मतलब मुझे अगर कभी पार्टिकल की बॉडी की वेलोसिटी बनानी होगी तो मैं उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखूंगा। अगर मुझे बॉडी का एक्सेलरेशन बनाना होगा तो मैं उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखूंगा। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। क्या आपने इस बॉडी को फेंका तो उसका सेंटर ऑफ मास जो था वो यहाँ से यहाँ चलता हुआ यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है।
तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बॉडी एक पार्टिकल के जैसा है। वो पार्टिकल कहाँ है? इसके सेंटर ऑफ मास पे, जिसपे कि हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g लग रहा है, और इसके अंदर इस पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ हो रहा है, पैराबोलिक पाथ है, और इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक, चलिए, ये तो ऐसे कहानी थी, है ना, ये तो ऐसे ही क्या थी, कहानी थी। अभी जो हम आगे के 2-3 लेक्चर सीखेंगे, इन 2-3 लेक्चरों में बात ये होगी कि हम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे। रॉड का तो मालूम चल गया कि रॉड का उसके सेंटर पे आएगा। क्या हर बॉडी का उसके सेंटर पे ही आएगा? अच्छा, हर बॉडी का सेंटर तो होता भी नहीं, है ना। तो हम किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो ये जो हमने ऐसे ही सीखा है अभी, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी कि सेंटर ऑफ मास क्या, कैसे कहते हैं, किसको मानेंगे सेंटर ऑफ मास, है ना। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, एक सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, मैथमेटिकली कैसे करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी कोई बॉडी है, कोई भी रैंडम सी बॉडी है ना? इस बॉडी में खूब सारे पार्टिकल होंगे, मानते हो ना? इस बॉडी में खूब सारे पार्टिकल होंगे, और ये मान लो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं इस बॉडी पे कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। जैसे पार्टिकल के नाम दे दो, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4। खूब सारे पार्टिकल है इस बॉडी पे, है ना। मैंने 4 पार्टिकल के नाम दिए। ये अपना ऑरिजिन है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रहा बेटा पार्टिकल 1 का आर वेक्टर, ये रहा पार्टिकल 2 का आर वेक्टर, ये रहा पार्टिकल 3 का आर वेक्टर, और ये रहा पार्टिकल 4 का आर वेक्टर। दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज r3 वेक्टर, एंड दिस इज r4 वेक्टर, है ना। तो मैं अगर एक बॉडी अपने पास कहीं भी रखी हुई है, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकता हूं अपने हिसाब से। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। बाय डेफिनेशन RCM या RCOM मतलब position vector of center of mass is defined as m1r1 plus m2r2 plus m3r3 and so on, जितने भी पार्टिकल होंगे, अपॉन m1 plus m2 plus m3 and so on. This is the definition of center of mass of बॉडी। की बॉडी पे जितने भी पार्टिकल है सबके लिए लिखिए m1r1 plus m2r2 plus m3r3, मतलब उसका मास मल्टीप्लाइड बाय आपके ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका आर वेक्टर। तो ये सॉल्व होके अब आएगा अपॉन नीचे टोटल मास। ये सॉल्व होके क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। मतलब मान लो ये वो सेंटर ऑफ मास है, तो ये वेक्टर मिलेगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसको आप कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा MI RI अपॉन सिग्मा MI। जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए m इंटू आर का प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा m। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? तो उस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल है, या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, बॉडी से का कहने से अच्छा है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, हर पार्टिकल के मास को उसके आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे अपॉन नीचे सारे मासेस का सम। दिस इज RC। तो इससे जो चीज हमें मिलेगी वो हाँ सेंटर ऑफ मास होगा। ये RCM है। RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जहां ये RCM आएगा, जैसे RCM यहाँ आया तो अपन कहेंगे ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर पे आए, ये कहीं भी आ सकता है ना, ये कहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन M ऑन R। कब सेंटर पे आएगा, कब सेंटर पे नहीं आएगा, इसकी भी बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को?
ठीक है, चलिए अब ये m इंटू आर वेक्टर है। क्या है ये? m इंटू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर सोचो, आर में आई कैप जे कैप के कैप तीनों आएंगे। भाई मैं किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर लिखने जाऊंगा तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी आएगा, वाई कंपोनेंट भी आएगा और जेड कंपोनेंट भी आएगा, तो हम फंस जाएंगे बार बार ऐसे तीन तीन टर्म लिखनी पड़ेगी। और अपन एक बात तो जानते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम। y coordinate of center of mass का y coordinate is equal to sigma mi yi upon mass of, मतलब x coordinate अलग, y coordinate अलग, and z coordinate of center of mass is equal to sigma mi zi upon sigma, है ना? मतलब इस इक्वेशन को अपन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के लिए सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट वाले से अपने को सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y वाले से अपने को सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मिलेगा और z कोऑर्डिनेट से अपने को सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना? ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने कोई ओरिजिन माना है, इस चीज को समझिए, मैंने एक ओरिजिन माना है। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने हर पार्टिकल का आर वेक्टर लिखा है, उसको हर पार्टिकल के आर वेक्टर को उसके मास से मल्टीप्लाई किया है, अपॉन बॉडी के टोटल मास से डिवाइड किया है, तो मुझे जो आर वेक्टर मिलेगा वो सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर होगा। अच्छा सुनो, एक बॉडी अगर है, मान लो ये बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, यही होगा। मान लो कल को आप एक्सिस सिस्टम इसको ना मान के, अभी ये एक्सिस सिस्टम है, ये ना मान के आप ये मान लो, ऐसा कुछ मान लेते हैं। कल को आप एक्सिस सिस्टम कुछ यहां के बदले यहां मान लो, मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं क्या? अपने मन से बिल्कुल मान सकते हैं, है ना? अपन ने एक नया एक्सेस सिस्टम मान लिया कल को, है ना? मैं रोटेट करके भी मान सकता हूँ, कैसे भी मान सकता हूँ। तो क्या होगा? R1 R2 R3 R4 सब चेंज हो जाएंगे। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग R1 R2 R3 R4 सब चेंज हो जाएंगे। R सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का R, क्योंकि ऑरिजिन ही चेंज कर दिया ना हमने। तो नया ऑरिजिन आया, उसके रिस्पेक्ट में R1 R2 R3 R4 सब चेंज हो गए, RCOM भी चेंज हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो भी चेंज हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा। भाई हमने तो कैलकुलेट किया है ना, सेंटर ऑफ मास अगर यहां आ गया तो ये यहीं रहेगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कुछ था तो रहने दो, कल को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकता है, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा मान लूं उसमें इसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर चेंज हो सकता है, बट सेंटर ऑफ मास की जो एक्चुअल पोजीशन है, जहां बॉडी पे लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास, वो चीज चेंज नहीं होगी। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि एक्सिस सिस्टम चेंज करने पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास बॉडी पे कहाँ है वो जगह नहीं बदलेगी। जैसे मान लो किसी का सेंटर ऑफ मास, जैसे आदमी का सेंटर ऑफ मास मान लो उसके पेट में है, मान लेते हैं आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके पेट में है, पेट पे बिल्कुल बीच में। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के, मतलब डिफरेंट जगहों से जाके देखें तो आदमी का पेट डिफरेंट जगह पे दिखेगा, है ना? सामने से देखें तो सामने दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लेकिन वो है तो पेट में ही, ये कह रहा हूं मैं, है ना? जैसे किसी एक कोई क्यूब है, क्यूब का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, तो आप अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको लिखो चेंज करके, मान लो आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर दो अपने हिसाब से, तो आप उसके आर वेक्टर तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने पे, एक्सिस सिस्टम चेंज करने पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी। इस बात को भी आप
लिख सकते हो, है ना। ठीक, क्या बोला मैंने, इफ वी change the axis system, r center of mass, r vector of center of mass can change as per new origin, but location of center of mass with respect to body will not change. ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये है ना, ये तो दुनिया में किसी भी पॉइंट के लिए सही है। सेंटर ऑफ मास क्या है ना, मतलब मैं कहूं कि एक रॉड का टिप उसके एंड पे होता है, मैं क्या बोलूं, एक रॉड का टिप उसके एंड पे होता है, तो उस टिप का कोऑर्डिनेट आप लिख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, रॉड का टिप उसके एंड पे है। तो ये यही बात है कि if we change the axis system, r vector of center of mass can change as per the new origin, but location of center of mass with respect to body will not change. ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो टर्म ऊपर लिखी हुई है ना बेटा, ये m1 r1 m2 r2 m3 r3, इसको बोलते हैं मास मोमेंट। क्या बोलते हैं, मास मोमेंट। एक टर्म आती है मास मोमेंट, मास मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास मोमेंट किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू m इंटू आर वेक्टर, है ना। किसी भी पार्टिकल का अगर मास मोमेंट लिखना हो, एक्चुअली मोमेंट किसी भी चीज का लिखते हैं तो उसको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो एक पार्टिकल का अगर मास मोमेंट लिखना है तो उसके मास को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ अ बॉडी, सारे पार्टिकल का मास मोमेंट इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना। आपने कहा आर सी ओ एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास हो जाएगा ये m1 प्लस m2 ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, टोटल मास into r of center of mass is equal to sigma mi ri। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। एक पार्टिकल का लिखा, सबका ऐड कर दिया, और ये क्या है, मास मोमेंट ऑफ बॉडी considering all its mass at center of mass। पूरे बॉडी का मास मोमेंट ऐसा मानते हुए कि इसका पूरा मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे, तो मैं इसको m इंटू आर ऐसे भी लिख सकता हूँ। वही बात है कि पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। जल्दी लिखिए साथ साथ, जल्दी लिखिए साथ साथ। Total mass moment of all the particles of system is equal to mass moment of the body considering all its mass at the center of mass। ठीक है,
बेटा बोल दिया, मोमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आर, फिजिक्स में मोमेंट टर्म का मतलब होता है किसी चीज को अगर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहते हैं उसका मोमेंट निकालना। जैसे अगर फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आता है जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, नाम दिया है देने वाले ने, है ना। ठीक है, इसको मास का चटनी भी नाम दे सकते थे। तो अगर हो सकता है आर से मल्टीप्लाई करने को चटनी बनाना कहते तो कहते चटनी ऑफ मास, उसको कहते चटनी ऑफ फोर्स, तो मोमेंट नाम दिया, है ना, मतलब नाम है। फिजिक्स में इस चीज का मतलब है कि किसी चीज का मोमेंट निकालने का मतलब कि डिटेल थ्योरी मोमेंट, मतलब मोमेंट वर्ड बहुत डीप फिलोसफिकल में क्या है इंजीनियरिंग में जाके अभी आप नहीं समझ सकते। बस अभी आप ये जान लो कि अगर अपन किसी चीज का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको डिस्टेंस से आर से मल्टीप्लाई, है ना। चलिए, फिर एक सेंटर ऑफ मास की एक डेफिनेशन और आती है ना, इसी मोमेंट को यूज करते हुए। इफ वी टेक द origin at center of mass, हम क्या करें, origin मान ले कहा, center of mass। if we take the origin at center of mass, हम center of mass पे ही origin मान लें। बात समझ रहे हो, मतलब हमने जो एक्सिस सिस्टम चेंज किया तो हम origin कहाँ मान लें, center of mass पे ही। तो आप कहोगे फिर तो आर सी ओ एम क्या हो जाएगा, जीरो। मानते हो ना भाई, अगर सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लिया जाए तो आर सी ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ना। उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर क्या होगा, जीरो। बोलो, बात समझ में आती है। मैं कहूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर क्या होगा, तो जीरो, है ना। तो अगर मैं ओरिजिन मान लू कहा, सेंटर ऑफ मास पे, तो मैं कहूंगा आर सी ओ एम जीरो होता है। और अभी जस्ट आपने ये चीज देखा है कि मैं m इंटू आर सी ओ एम को ये लिख सकता हूँ। तो देखना मैं क्या लिख पा, ये अभी जस्ट लिखना सीखा ना अपन ने, मास इंटू आर सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन आर वन। इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अपन ये लिख सकते हैं ना भाई, इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अपन ये लिख सकते हैं। ये तो हमेशा ही लिख सकते हैं, किसी भी एक्सिस सिस्टम के लिए सही है ये। आर बस उस एक्सिस सिस्टम के लिए होगा, है ना। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान ले रहा हूं तो ये टर्म तो जीरो हो गई। इसका मतलब सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो। कब, if we take center of mass at origin, अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया जाए तो उसके अबाउट पूरे सिस्टम का मास मोमेंट जीरो होगा। तो यहां से कई जगहों पे आपको एक डेफिनेशन लिखी मिलेगी, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। ये कह देते हैं आपको सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट about which center of mass is a point about which net mass moment of the system is zero. Center of mass is a point about which net mass moment of the system is zero. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट सिस्टम का नेट मास मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, यहीं से लेके आए कि भाई आर सी एम जीरो हो गया तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री का सम क्या होगा, जीरो। मतलब सेंटर जहां आर वन आर टू आर थ्री क्या है, आर वन आर टू आर थ्री किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हर पार्टिकल का आर वेक्टर लिखूं तो एम इंटू आर का सम जीरो आता है, यहीं से आ जाता है। जल्दी लिखिए। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास का थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन की कहानी। अब अपन आएंगे कैलकुलेशन।
क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे। जल्दी लिखिए, 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। अब अपना चैप्टर, अपने सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये सीख गए। अब अपना चैप्टर का पहला पार्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, है ना। तो अपन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेग में चैप्टर है अपना, फर्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब सुनिए, ये सिस्टम्स दो टाइप के होंगे। पहला होगा अपने पास डिस्क्रीट मास सिस्टम। कैसा होगा? डिस्क्रीट मास सिस्टम। और दूसरा होगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम हम सीखेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल सीख रहे हैं, पार्टिकल्स का सिस्टम। तो पार्टिकल्स का सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या अंतर है? तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब होगा बेटा कुछ मास, कुछ पार्टिकल्स हैं जो बिखरे हुए हैं। जैसे 4 पार्टिकल ऐसे दे देंगे आपको, बोलेंगे इनका सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ, है ना। डिस्क्रीट मतलब बिखरे हुए हैं, जैसे अलग अलग पॉइंट मासेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। दिस इज डिस्क्रीट मास सिस्टम, है ना। एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम? ये बिखरे हुए नहीं है, एक साथ है, मिलके एक बॉडी बना रहे हैं। जैसे एक रॉड होगी, है ना। देखो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल है ना, लेकिन वो सारे पार्टिकल मिलके एक बॉडी बना रहे हैं। जैसे कि रॉड हो गई, जैसे कि आधी डिस्क बना दो, है ना। दीज आर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अपन इन दो टाइप के सिस्टम की बात करेंगे, डिस्क्रीट मास सिस्टम एंड कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, जिसके लिए अपन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। जल्दी लिखिए। मतलब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में अपन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। रॉड का कहाँ आएगा, सेमी रिंग का कहाँ आएगा, सेमी डिस्क का कहाँ आएगा, ऐसा। और डिस्क्रीट मास सिस्टम में तो अपने को कुछ पॉइंट मासेस दिए होंगे, भाई यहाँ 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 मास है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, जैसे एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। पहला अपन स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपने को आता है सॉल्व करना, है ना। अपने को कुछ पार्टिकल के मास दे रखे हैं और उसका आर वेक्टर दे रखा है ना। आर वेक्टर कहूँ या कोऑर्डिनेट्स कह लो, है ना। मास पता है और मुझे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है। 4 पार्टिकल का सिस्टम है, मान लो 1 2 3 4, 4 पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल का मास है 2 kg और ये रखा हुआ है 1, 2, 3 मीटर पे। जो पार्टिकल नंबर 2 है इसका मास है 4 kg और ये रखा हुआ है -1, 4, 3 पे। जो पार्टिकल नंबर 3 है इसका मास है 1 kg, ये को रखा हुआ है 0, 1, -1 पे। और जो पार्टिकल नंबर 4 है ये है 0.5 kg और ये रखा हुआ है ओरिजिन पे, है ना। तो आपसे पूछते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉल्व कीजिए और बताइए, मतलब x, y, z के टर्म में आपको आंसर बताना है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब लोग सॉल्व करेंगे। 4 पार्टिकल का एक सिस्टम है, चारों के लिए मास और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। डेटा लिया, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ना। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट
है ना, सबको x तो ये क्या आएगा m इंटू एक्स, ये क्या आएगा सिग्मा m इंटू एक्स अपॉन सिग्मा m। रखो वैल्यूज, पहले का मास 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 अपॉन टोटल मास इज 7.5। 7.5। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, यहां से कितना आ गया 2 - 4, तो -2 अपॉन 7.5, मतलब -20/75, मतलब -4/15 मीटर। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू, वैसे करो m को y, तो 2 4 1 0, मास भी तो है, 2 गुना 2 प्लस 4 गुना 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन टोटल मास। कितना आया 16 20 21, 21 अपॉन 7.5, मतलब जो भी आ रहा यही रहने दो। और ZCM, तो ZCM के लिए z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 अपॉन 7.5। तो ये 5 और 7 कितना हो गया 12 6 18 17, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, जो भी आ रहा है डेसिमल में। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, कैसे अपने को अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो अपन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग, जेड कोऑर्डिनेट अलग। आप तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, आर वेक्टर तो भी लिख सकते हो, m1 r1 प्लस, एक ही बात है ना। वहां में आप m इंटू लिखते आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर लिखते 4 इंटू माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, तो लिखने में थोड़ा लेंदी हो जाता है आर वेक्टर के टर्म में। बेटा ये m मीटर है, अरे भैया ये m मीटर है, वो डिस्टेंसेस मीटर में दे रखी थी इसलिए मैंने मीटर लिखा था। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख के दिया, अब आपको इस जगह डायग्राम में बना के दे देंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, चार पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, इनके मासेस वेरिएबल टर्म में दिए हुए हैं, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, इसका मास 4m है, ये इनके मास है। और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है 0,0, ये रखा हुआ है आपका 5,0, मीटर में ही है सब, है ना। ये रखा हुआ है आपका 5,4 पे, ये रखा हुआ है आपका 0,4 पे, है ना? ये चारों के कोऑर्डिनेट्स हैं, और m 2m 3m 4m इनके मास हैं। तो आपसे पूछते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी सब लोग बताएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, इसमें सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट। तो जल्दी से बताइए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, जल्दी बताएंगे सब लोग।
ये 4 पार्टिकल का एक सिस्टम है, चारों के आपको कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं, सब पार्टिकल के मास पता है, तो अपने को बताना है कि इनके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सॉल्व करेंगे सब लोग, मैं भी आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 2 टर्म तो 0 हो गई, तो ये 15 और 10 25, तो ये 2.5 आया। और YCM तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2.5, 2.8। गुड, सब लोग करेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे 2.5, 2.8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ज्यादा मेहनत की बात नहीं थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और एक्चुअली में वो बहुत काम का है, तो इसलिए उसको मैं कई बार एक सेपरेट हेडिंग के फॉर्म में इसी में डाल देता हूँ। डिस्क्रीट मास सिस्टम में पढ़ रहे हैं अभी, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सुनना, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये M1, ये M2, ये दो पार्टिकल है जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है। कोई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट नहीं दिया, हमसे पूछा है कि दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं, तो आपसे कहते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। क्या पूछते हैं? फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताइए। तो पहली बात तो बेटा यह है कि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट दे नहीं रखा है, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा। और सुनना, वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं भी कैसा भी मान सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, है ना, कि देखो रेफरेंस का तो मतलब है नहीं ना, हमसे पूछा है कि पार्टिकल से डिस्टेंस, तो मैं काम करता हूं, इसके लॉन्ग ही एक्सिस मान लेता हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस रही और ये कुछ वाई एक्सिस रही, इधर कोई काम तो है नहीं, और यही मान लेते हैं ऑरिजिन है, और ये पार्टिकल इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d,0। ये बात सबको समझ में आती है? इससे कुछ फायदा हुआ, सोच के देखना। अगर मैंने इसके लॉन्ग ही एक्सिस मान ली और एक पार्टिकल को ही ओरिजिन पे मान लिया, नहीं मानोगे तो भी आंसर यही आएगा। इससे फायदा ये हुआ कि हर जगह सोचो मास इनटू कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, तो अगर जिस पार्टिकल को मैंने ओरिजिन पे मान लिया है उसका मास इनटू कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि YCM 0 होगा, मतलब मैंने अगर इनको x एक्सिस पे माना है तो ये XCM ही आएगा, बस YCM 0 होगा। और अब मैं XCM देखो निकाल रहा हूँ, तो M1 इंटू पार्टिकल 1 का x कोऑर्डिनेट प्लस M2 इंटू पार्टिकल 2 का x कोऑर्डिनेट अपॉन क्या आया, M1 प्लस M2। तो अपना आंसर आया M2D अपॉन M1 प्लस, ये XCM आया है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और मैंने ओरिजिन कहाँ माना है, M1 पे ही माना है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1।
क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, यहां कहीं, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस ली हुई है ना? अच्छा, मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 कैसे निकालोगे? अच्छा, एक चीज सबको दिख रही है क्या कि ये वैल्यू d से छोटी आएगी? ये सबको दिख रहा है क्या, ये डिस्टेंस जो निकाली है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, ये वैल्यू d से छोटी है और इसी लाइन पे है, क्योंकि ऊपर m2 है, नीचे m1 प्लस m2 है, तो वैल्यू d से छोटी है, मतलब इनके बीच कहीं आएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा, इनके बीच कहीं आएगा, क्योंकि m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज अ नंबर लेस देन 1, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन 1, है ना? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, भाई ये डिस्टेंस है m1 से, इसको मैं कुछ r1 लिख देता हूँ, और ये डिस्टेंस है m2 से, इसको मैं r2 लिख देता हूँ। तो अगर मैं r2 निकालूं तो क्या मैं उसको d में से माइनस करके निकाल सकता हूँ? तो आप देखोगे तो ये सॉल्व हो गया आएगा m1d अपॉन m1 प्लस, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2। तो ये दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ से एक सीखने वाली बात है, सुनो क्या क्या सीखने वाली बात है, इसको लिख भी लो, साथ साथ सुनते भी रहो, कि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही आता है और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच कहीं आता है। मैंने क्या बोला, center of mass of a two particle system always lies on the line joining them and somewhere between the two particles। फिक्स बात है, लाइन पे ही आएगा, क्योंकि मैं जो भी एक्सिस मानूंगा इसको, एक्स वाई जेड जो भी मानूंगा, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे आएगा, और दूसरा उसके बीच ही कहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है ना, दोनों जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, डी से छोटी, तो दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा उन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आता है और उन दोनों के बीच कहीं आता है ना? ये बात पता चल गई, और कहाँ आता है ये भी पता है। डन, बोलो भैया। ठीक है, चलिए, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम lies on the line joining the particles and somewhere between them, somewhere between them. Center of mass of two particle system lies on the line joining them and somewhere between them, है ना? मतलब जो भी अपन ने किया उसी को मैं देखो और आपको कितना आसान बना के बताऊंगा। ये एक पार्टिकल m1 है, ये एक पार्टिकल m2 है, इनके बीच का सेपरेशन d है, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आया, सेंटर ऑफ मास की m1 से डिस्टेंस को मैं r1 लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की m2 से डिस्टेंस को मैं r2 लिख रहा हूँ। r1 r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अब r1 r2 में कोऑर्डिनेट्स नहीं कह रहा हूँ, डिस्टेंसेस कह रहा हूँ। r1 is the distance of center of mass from m1, r2 is the distance of center of mass from m2। अभी अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया है r1 की वैल्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d, r2 is equal to m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d, है ना? इसको कैसे याद रखेंगे पता है, जिस पार्टिकल से डिस्टेंस पूछी जाए, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास अपॉन इनटू टोटल डिस्टेंस। मुझे अगर m1 से डिस्टेंस पूछी गई है तो m1 का सामने वाला कौन है, m2, तो m1 से डिस्टेंस, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। m2 से डिस्टेंस पूछी गई है तो m2 का सामने वाला कौन है, m1, सामने वाले का मास
अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, कि टू पार्टिकल सिस्टम में किसी एक पार्टिकल से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, सामने वाले पार्टिकल का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। याद रहेगा? दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, है ना। और यहां से आप एक चीज और भी देखो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। ये डिस्टेंसेस मास के इनवर्स रेशियो में होती हैं। कैसे होती हैं? मास के इनवर्स रेशियो में। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी। ये काम की बात है, ठीक है। तो इससे आप एक पॉइंट और भी यहां से करके लिख सकते हो, क्योंकि ये मास के इनवर्स रेशियो में है तो सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवी मास। हैवी मास के पास आता है। कहाँ आता है? पास आता है। दोनों मास इक्वल होंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। अगर दोनों पार्टिकल के मास इक्वल होंगे तो वो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक। दो पार्टिकल का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे आता है और उनके बीच कहीं आता है। और किसी पार्टिकल से डिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं? सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। और जो मास सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है R1 R2, ये मास के इनवर्स रेशियो में होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी मास के पास होता है, मतलब उससे डिस्टेंस कम होती है। ठीक है ना सब कुछ? जैसे अब इस चीज को यूज करके मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल है कहीं भी, ठीक है। ये कुछ 5 kg का है, ये कुछ 10 kg का है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो आपसे पूछते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg एंड 10 kg। तो देखो कितना आसान है बताना। डिस्टेंस फ्रॉम 5 kg, 5 kg वाले से डिस्टेंस, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस। कितना आ गया? 2/3 गुना 6, कितना आ गया? 4 मीटर। 10 kg वाले से डिस्टेंस, 10 kg का सामने वाला कौन? 5/15 गुना 6, कितना आ गया? 2 मीटर। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास 5 kg वाले से 4 मीटर और 10 kg वाले से 2 मीटर, मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये 10 kg वाले के पास है ना। 10 kg वाले से डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। इसका मतलब कल को मैं कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा मान सकता हूं कि इन दोनों पार्टिकल के बदले एक ही पार्टिकल रखा हुआ है। कितने का? 15 kg का पार्टिकल। ये दोनों पार्टिकल की लोकेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 15 kg का एक पार्टिकल रखा हुआ है इस पॉइंट पे, है ना। यहाँ से 4 मीटर पे और यहाँ से 2 मीटर। ये 1 की लोकेशन, ये 2 की लोकेशन। तो एक तरह से अपन सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब है कि मैं ऐसा मान सकता हूँ कि उस पॉइंट पे 15 kg का पार्टिकल रखा हुआ है। दिस इज द मीनिंग। कई जगहों पर ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक से लिखना आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये दो पार्टिकल वाला जो समझाया वो ध्यान रखना, बहुत काम आता है।
है ना। मान लो आपसे कह दिया जाए 3 पार्टिकल का एक सिस्टम है ना, 3 पार्टिकल का एक सिस्टम है, ये कुछ m है, ये कुछ 2m है और ये कुछ 2m है, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंसेस भी दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, साइड ए है ना, साइड कितनी है ए। और आपसे पूछ लेते हैं, है ना, ये आपको कोई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट नहीं दिया है, आपको तीनों मास दिए हैं, कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, और आपसे पूछते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम वाले से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताइए। तो सुनना मेरी बात बेटा, जिससे डिस्टेंस पूछी गई है उसको ओरिजिन मान लो। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आपकी एक्स एक्सिस चली गई और ये आपकी वाई एक्सिस मान लिया हमने। तो जिससे डिस्टेंस पूछी थी उसी को ओरिजिन मान लिया। क्या फायदा होगा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंसेस आएंगी या जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उससे हम इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ये एक्स सिस्टम मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब देखो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ना आप इजीली कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। अगर आपने ओरिजिन ऐसा मान लिया तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट आएगा a,0 और जल्दी से बता दो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक साइड मान ली है, तो तीसरा वाला जो मास ऊपर वाला बच गया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा। इस तीसरे मास के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। जल्दी, मैं चैट पे वेट कर रहा हूँ। बेटा तौसिफ, तुम्हें उसका कोई कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है क्या? और 2 कहां से लाए बेटा, मतलब 2 क्या है? ए की टर्म में देना है आंसर, तो 0,2 कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है? गुड, प्रकृति आपका आंसर सही है, और सिर्फ आप ही ने सही बताया अभी तक। इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2 कॉमा √3a/2। तीसरे मास के कोऑर्डिनेट होंगे a/2 कॉमा √3a/2। खुद ही सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तीसरा जो मास है उसका x कोऑर्डिनेट होगा a/2 और y कोऑर्डिनेट होगा √3a/2। इसके अलावा जिन्होंने जो भी लिखा है सब गलत है ना। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तीनों के मास पता है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो बस आगे तो आपको सॉल्व करना आता है। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो ये पहला तो 0, दूसरा 2m इंटू ए, तीसरा 2m इंटू a/2 अपॉन टोटल मास 5 kg। कितना आ गया ये, 2ma प्लस ma, 3ma, 3ma बाय 5m, है ना, तो 3a/5। और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो ये देखो ये टर्म दोनों में 0 हो गई, एक टर्म को मैंने 0 कर लिया, ओरिजिन मानने से फायदा, तो 0 प्लस दूसरे पार्टिकल का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, और तीसरे का बचा 2m कॉमा √3a/2 अपॉन 5m। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, तो ये आ गया √3a/5। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, लेकिन हमसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे थे, हमसे पूछी थी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से 3a/5 स्क्वायर प्लस √3a/5 स्क्वायर। यहाँ से क्या बाहर आएगा, a/5 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा बेटा 9 प्लस 3, 12, 12 मतलब 4 गुना 3, तो 2a/5 इंटू √3। दिस इज द आंसर, डिस्टेंस ऑफ center of mass from
m का आंसर है 2a/5 इंटू √3। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ऑरिजिन कहाँ मान रहे हैं, ये मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम है। जनरली जहां से डिस्टेंस पूछी जा रही है ना, उसको ऑरिजिन मानना। मतलब कहीं ना कहीं से पूछेगा ना कि यहाँ से बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, या जहां से हमें लगे यहाँ से बताना आसान है, वह ऑरिजिन मानना आसान है। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन। अभी अपन सीख रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर है। स्क्वायर तो आपको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, चलो हेक्सागन का करते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागन है और हर साइड ए के बराबर है। ठीक है, मास अपने को पता है, यहाँ पे m रखा है, यहाँ पे 2m रखा है, यहाँ पे 3m रखा है, यहाँ पे फिर से m रखा है, यहाँ पे 2m रखा है, यहाँ पे 3m रखा है। ठीक है, ये आपको मासेस दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको 1 नाम दे रहा हूं, फ्रॉम कॉर्नर 1। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कॉर्नर 1। बताइए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कॉर्नर 1। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका तो क्या है, क्वेश्चन का डेटा ऐसा है कि दो तरीके हैं, वरना एक ही तरीका होता कि अपन अपने बिल्कुल वेल सेट मेथड से चलते और अपन ओरिजिन मान के सबके कोऑर्डिनेट लिख लेते। एक बेसिक तरीका तो यही है कि इसको अपन जिससे डिस्टेंस पूछी थी, इसको अपन एक्स एक्सिस मान लेते और इसको अपन वाई एक्सिस मान लेते। आपने को कुछ डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। साइड ए है तो ये 0,0 है, तो ये a,0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना आसान है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए दोनों कोऑर्डिनेट सोचने पड़ेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें सोचना पड़ेगा, है ना। अब कुछ एंगल्स आपको पता होते हैं, जैसे ये एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। मतलब ये डिस्टेंस आएगी a cos 60। कितनी आएगी? a cos 60, मतलब a/2। और ये डिस्टेंस आएगी √3a/2, है ना। तो इसका मतलब आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, इसके a से a/2 और आगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3a/2 √3a/2। तो यहां से a/2 और आगे 3a/2 a/2। और ये इसका x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट, आप सोच के देखो, इसकी जो डिस्टेंस थी उसका दुगना आएगा,
तो उसकी डिस्टेंस थी √3a/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा √3a। आप तो सबके लिख सकते हो, ये 0, √3a, ये भी 0, √3a, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। वैसा ही ये डिस्टेंस a/2 के टर्म में, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो आएगा √3a/2 और x कोऑर्डिनेट आएगा -a/2। ये मैंने सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए। बेसिक सी ज्योमेट्री यूज करनी है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, है ना। अब वहां जो मास रखे हुए हैं वो भी हमें पता है। यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है और यहाँ पे 3m है ना? और एक एक करके तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालोगे, निकालो चलो। अभी आपका ब्रेक है, ब्रेक के बाद अपन 3:30 पे मिलेंगे, तो उसके तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए।